अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जनाब हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन साहब बैठे हुए हैं। इनको आज मैंने सुबह से काबू किया हुआ है स्पेशली आपकी खातिर कि जनाब हमने थोड़ा सा आपके लिए कुछ चीज़ें कुछ आपके साथ शेयर करनी हैं जो आपकी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं सर गुलाम हुसैन का आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ही इज़ अ PMS ऑफिसर। 2019 वाला जो PMS था उसमें उन्होंने 29 पोजीशन स्कोर की। उससे पहले भी माशाल्लाह ही हैज़ अ वेरी लॉन्ग एंड रिच हिस्ट्री। CSS 2011 इन्होंने दिया 2011, जिसमें अनलकीली ये एलोकेट नहीं हो सके। हालांकि इनका जो ओवरऑल स्कोर था इट वाज 2011 के अंदर 711। फिर 2013 में भी इनका 700 प्लस स्कोर था, लेकिन ऐसे इनका फेल हो गया। देन कम्स द PMS 2012 741 इन्होंने स्कोर किया, लेकिन कंपोजिशन में ये ड्रॉप हो गए। अदरवाइज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ही हैज़ बिन वर्किंग एज अ इंग्लिश लेक्चरर, फिर डेप्टी अकाउंटेंट के तौर पर भी इन्होंने काम किया, लेबर ऑफिसर के तौर पर भी काम किया। तो बड़ा ही माशाल्लाह इनकी एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। गवर्नमेंट सर्विस का डिफरेंट एग्जाम्स उन्होंने क्लियर किए हैं, चाहे वो GK के थे या कंपटीशन CSS के थे या PMS के थे। तो हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो साथ से हमने ये पूछना है कि व्हाट आर द मेजर 5 रीजंस ऑफ द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द PMS एग्ज़ाम। कुछ तो मेरा अपना भी ख्याल है, लेकिन हम इनसे ऑब्वियसली जानेंगे कि वो 5 मेजर रीजंस क्या हैं। वन बाय वन हम हर एक रीज़न को डिस्कस करेंगे और उस पर एक स्ट्रेटजी और एक सोल्यूशन भी आपको देने की कोशिश करेंगे। जी सर जी, वेलकम। थैंक यू। तो आप मुझे थोड़ा यहाँ पे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताएंगे कि क्या मेजर आप समझते हैं कि 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो PMS के एग्ज़ाम के अंदर फेल होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। PMS के इम्तहान की जब हम बात करते हैं तो ये समझा जाता है कि जो लोग CSS कर रहे हैं वो इस PMS के एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो ये एक डॉगमा है। PMS के लिए सेपरेट भी तैयारी हो सकती है। अगर आप CSS की तैयारी नहीं कर रहे तो PMS की अलग से भी तैयारी हो सकती है। इसमें मैं 5 रीज़न्स बताना चाहूँगा जिसमें बच्चे दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर उसमें फेलियर का शिकार होते हैं। पहला जो हमारा पेपर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है प्रेसी एंड कंपोजिशन का। इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रैक्टिस करना पड़ता है बार बार, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रूटीन में पढ़ना पड़ता है। अगर आप अपनी रीडिंग स्किल बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है आपका जो राइटिंग स्किल है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा फेलियर यही होता है कि हम रीडिंग नहीं करते और राइटिंग करने की कोशिश करते हैं। जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रीपोजिशन है, इस तरह के जो दूसरे छोटे छोटे सवाल हैं जैसे ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस है, इनको अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो इसमें आप मास्टर कर लेते हैं। तो ये आपके पास होने की वजह बनती है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरा जो मेजर इसमें पेपर है वो एसे का है। इसको बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह लाइटली लेते हैं कि इसके साथ फेयर का एलिमेंट अटैच हो जाता है कि जी आपका एसे जो है ना वो लाजमी फेल होगा अगर आपने तैयारी नहीं की। जो फेयर का एलिमेंट अटैच होता है तो उसके साथ फिर बच्चे उसमें प्रैक्टिस करना और उसमें पढ़ना कम कर देते हैं। और ऐसे की जो बात जहाँ पर हम ऐसे की बात करते हैं वो ये है कि आप टेलर मेड जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं सिर्फ आप उनको ना पढ़ें, बल्कि उसके साथ जो उसको सपोर्ट कर रही होती किताबें जो इंटरनेशनल राइटर्स की हैं या नेशनल राइटर्स की हैं, तो उसमें उन किताबों को साथ पढ़ना चाहिए। अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहे या उनके रिव्यूज़ नहीं पढ़ रहे, अगर आप एक पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उस बुक का एक रिव्यू लाजमी देखें, उसकी वीडियो देखें या उसका रिव्यू एक पढ़ लें। तो उससे ये होता है कि आपका ओवरऑल एक इमेज बन जाता है किसी खास टॉपिक के मुतालिक और आप ऐसे में उसको कोट कर सकते हैं। तीसरी बात जो इसमें एक थोड़ा सा जी क्योंकि हम थोड़ा सा इसको डिटेल में ऐसे और कंपोजिशन जो है बहुत ही की एरिया, क्योंकि CSS के अंदर भी और PMS के अंदर भी मेरा एक ये मानना है कि मैं स्टूडेंट्स को भी अपने जो है उनको बताता हूँ कि अगर आपका ऐसे और कंपोजिशन पास है, आपका CSS पास है, सेम मतलब PMS में भी, अदर सब्जेक्ट्स में भी आप ऑब्वियसली स्टूडेंट्स फेल होते हैं, अदर भी मेजर रीज़न, लेकिन 90% स्टूडेंट्स जो है इसी में फेल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन आपसे ऐसे का रिलेटेड है स्पेसिफिकली। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, लाइक मेरा अपना पर्सनल मेरी CSS की 3 अटैम्प्ट्स थी, PMS की भी 1 अटैम्प्ट थी, मेरा ऐसे आज तक फेल नहीं हुआ।
मैं बहुत सारे और लोगों को भी जानता हूँ, लाइक इमरान रफ़ीक मेरा स्टूडेंट भी है, PMS ऑफिसर भी, आप उसको जानते होंगे। उसने कुछ CSS की 3 एग्जाम्स दी, PMS की दी, PMS मिनिस्ट्रियल भी दिया, उसका कभी ऐसे फेल नहीं हुआ, लेकिन वो कंपोजिशन में ड्रॉप हो जाता था अक्सर, या कभी एलोकेट नहीं हुआ, ठीक है, या एग्रीगेट का कभी कोई मसला बन गया, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्या इशू है कि कुछ लोग उनका ऐसे फेल ही नहीं होता, और हालांकि उनकी लैंग्वेज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कंपोजिशन में बड़ा अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, 73, 75, लेकिन उनका ऐसे फेल हो जाता है? इसमें सर एक तो इवेंचुअली एक उस वक्त जो आप जिस पेपर में बैठे हैं, अब 3 घंटे का जो पेपर है वो आपकी पूरे आपके नॉलेज को नहीं गेज कर सकता, या आपकी पूरी शख्सियत को या पूरे आपके बैकग्राउंड को नहीं गेज कर सकता। इसमें यह है कि जब आप उस वक्त अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें आपको कोई ऐसी वीकनेस रह जाती है पेपर में जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं, चाहे वो एसे का पेपर हो, चाहे वो कंपोजिशन का पेपर हो। इसमें कोई आप मेजर कुछ 4-5 वीक एरिया तो बता सकते हैं कि लाइक ऐसे में ये 4-5 गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से ये कंपोजिशन सर इसको हम इस तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसमें हर जो कैंडिडेट है उसकी डिफरेंट वीकनेसेस हैं, उसको इंडिविजुअली उसको हम एड्रेस कर सकते हैं कि अब एक बच्चा जो है वो आउटलाइन जो उसकी स्ट्रक्चर्ड है वो नहीं बना पा रहा। आउटलाइन जो है वो आपका एक फेस होता है एसे का। अगर आउटलाइन आप एक ऐसे फैशन में नहीं बना पा रहे जो एग्जामिनर को फैसिलिटेट करे, एग्जामिनर को ईज दे, जी वो नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है आपका आगे का जो एसे जो आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जो कि जैसा कि आपने बताया कि प्रेसी और कंपोजिशन में उसके 76 मार्क्स हैं, लेकिन एसे में फेल है। बाकी तो ऐसे उसका कंपोजिशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन उसकी जो आउटलाइन है वो उस लेवल की नहीं है, या उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, या उसका आइडिया में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। एग्जैक्टली लाइक जो उसने आइडिया प्रेजेंट किया वो एग्जामिनर को पसंद नहीं आया। और यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज और आर्ग्यूमेंट में फ़र्क है। ठीक हो गया। मास्टरिंग अ लैंग्वेज इज़ नॉट मास्टरिंग एन आर्ग्यूमेंट। ठीक हो गया। आर्ग्यूमेंट के लिए अलहदा आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको आइडियाज़ अपने ब्रॉडन करने के लिए आपको डिस्कशंस करनी पड़ती हैं, आपको उसका काउंटर नैरेटिव तैयार करने के लिए आपको कुछ ऑथर्स पढ़ने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, जबकि कंपोजिशन जो है वो एक लैंग्वेज स्किल है। तो ऐसे में ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। वो तो लाइक मैं उसको ऐसा कहूँगा कि कंपोजिशन एक किस्म की मैकेनिकल सी चीज़ है, एक्टिव पैसिव है, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, अगर उनको आप क्रैम भी कर लेंगे तो आप उसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारी थर्ड मेन रीज़न है, जिस तरह कि हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, वो है स्टूडेंट्स का जीके के अंदर फेल हुआ जी। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो देखें जीके के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, दूसरा जो PMS का जीके है वो जिस तरह स्टूडेंट्स उसको बड़ा इजी लेते हैं, वो समझते हैं कि यार ये जो आम ग्रेड्स 12, 14, 16, 17 की जो पोजीशंस होती हैं उस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, आप इसमें बताएं कि PMS में लोग जीके में क्यों फेल होते हैं ज़्यादा। दिस इज़ द थर्ड मेजर रीज़न फॉर द फेलियर, और इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। इसमें मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। एक तो टू मच रिलायंस ऑन सिंगल बुक, हमारे यहाँ ये स्ट्रेटजी बड़ी है। वन पेपर है जी, सिंगल बुक रिलायंस। जैसे जीके की कोई एक अच्छे पब्लिशर की किताब आपको मार्केट में मिल जाती है, तो आप ये चाहते हैं कि बस यही किताब जो है ना कारवान की या वर्ल्ड टाइम्स की या किसी की भी ले ली आपने, डोगर की ले ली, ठीक है, वो आप ये समझते हैं कि ये सफिशिएंट है और ये सारे एरियाज कवर कर रही है। एक्चुअली जनरल नॉलेज जो है ना उसके कुछ लेवल्स हैं। आप भी पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, आपको भी इस बारे में अंदाज़ा होगा कि जो 14 ग्रेड का जो जनरल नॉलेज का पेपर आता है उसका लेवल कुछ और होता है, 16 ग्रेड का जो पेपर आता है उसका लेवल कुछ और होता है, और 17 ग्रेड का या PMS का, PMS के जो लेवल की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। उसमें अगर आप एक बुक की से तैयारी कर रहे हैं या 2 बुक जो लोकल अवेलेबल हैं उसमें तैयारी करें, तो उसमें आपको वो 15 से 20 नंबर्स का लेवरेज तो दे सकता है, लेकिन फुल पेपर आपका अटेम्प्ट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको डिफरेंट सोर्सेज करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी ये रिकमेंड करता हूँ, जैसे आपने भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लें जीके को। ठीक हो गया, दैट्स गुड। जैसे आप एक तो हम ये कैटेगराइज करते हैं ना कि इसके 2 पार्ट कैटेगराइज कर लें, एक को करंट अफेयर में डाल लें और एक हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी जो है उसमें डाल लें। सही है कि एक तो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इस तारीख को बना, ये हो गया, तो पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना, ठीक है, वो एक्टिव है, ठीक है ना। जो पैसिव है वो तो आपको पहले पता है या आप पढ़ चुके हैं। एक्टिव को तैयार करें। दूसरा उसमें यह है कि जब आप इसको पोर्शन वाइज करते हैं डिवाइड,
जैसे आपने भी बताया हुआ अपनी वीडियोस में कि जी डिजीजेस कर लें, उसके साथ जो है ना ह्यूमन ऑर्गन्स कर लें, ह्यूमन एनाटॉमी कर लें, फिजियोलॉजी अलग कर लें, आपको पता है कि किन किन एरिया में क्वेश्चन सिस्टम्स अलग कर लें, या इसी तरह आप फिर ओशंस का जो पोर्शन है उसको अलग से तैयार कर लें, ज्योग्राफी का रिलेटेड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और ओवरऑल। एग्जैक्टली जी, ठीक है जी जी। तो उसके साथ फिर आप सीज का कर लें, माउंटेन्स का कर लें, डेजर्ट्स का कर लें, इस तरह आप फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिवाइड कर लें कि जो एशिया सेंट्रिक है वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, यूरोप सेंट्रिक जैसे आप आसियान है वो एशिया की है, सार्क जो है वो एशिया की है, यूरोप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अलग कर लें। तो इस तरह डिवाइड करके अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ये मैनेज करने का ज़रा एक अच्छा तरीका हो जाता है। छोटे छोटे सेक्शंस बना लें, टारगेट छोटे छोटे बना के उसको आप मीट विद शुरू कर दें, और उनकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है जो आपको नेट से मिलती है, अखबार से मिलती है या किसी मैगजीन से मिलती है। और आप ये सबसे बड़ा डायलेमा है स्टूडेंट्स का कि जीके की एक कारवान की किताब खरीद कर या किसी भी पब्लिशर्स की किताब खरीद कर उसी पे ही रिलाई करना शुरू कर, अखबार पढ़ना छोड़ देते हैं। तो आपको अपडेटेड रहना है जी, सबसे बड़ा वो हेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज होते रहते हैं, उनके एनुअल समिट्स होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, कोई रीसेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको। अच्छा, मेरी एक स्ट्रेटजी मेरी रही है उसमें, मैं आपसे इसमें एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं क्या करता था जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्ज़ाम दिया करते थे कि प्रीवियस जो पेपर्स है कोई 4-5 साल के PMS के ले लिए, असिस्टेंट एडिटर FIA के ले लिए या नैब के, उन पेपर्स का हम एनालिसिस कर लेते थे। तो उसमें देखते थे कि यार ये इस्लामियात में से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरेज साइंस में से ये पूछ रहा है, ज्योग्राफी के अंदर ये, और फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या कौन सा ओशन या कौन सा रिवर किधर है, और ये सेक्शंस में या ऑर्गेनाइजेशंस का पूछ लिया, उससे फॉरेन पॉलिसी का पूछ लिया, इंडो पाक हिस्ट्री का पूछ लिया, इस्लामिक हिस्ट्री का पूछ लिया। तो वो सेक्शंस में डिवाइड करके, लेकिन ये बड़ा कबरसम नहीं हो जाता? ये स्ट्रैटेजी तो ठीक है, लेकिन इन तमाम का मटेरियल फिर कहाँ से कलेक्ट करना है आपने? इसमें यह है कि ज़ाहिर है आप एक ऐसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम्पेटिटिव है और उसके लिए बहुत ज़्यादा हज़ारों लोग जो है ना उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। तो फिर आपने तैयारी भी तो कम्पेटिटिव लेवल की करनी है ना, कि आपने दूसरों से ज़्यादा बेहतर तैयारी करनी है, आउटडू करना है। तो ज़ाहिर है आपको उस तरह हार्डवर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें जैसे आपने इसे ऑफलाइन मुझे बताया है कि जी हम इनको, जैसे मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूँ कि जी जब आप इसका एक्रोनिम बना लेते हैं किसी चीज़ का, निमोनिक डिवाइसेस हैं, एक्रोनिम्स हैं, या आप उनको कोई शॉर्ट फॉर्म, कोई सेंटेंस की फॉर्म दे देते हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी बहुत जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो इजीली तैयार हो जाती है, आसानी से याद हो जाती है। और उसके ऊपर जब आप अपडेट कर रहे होते हैं अपना डाटा, मिसाल के तौर पर आपने पूछा कि जी ये कबर्डसम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, बोरिंग भी हो जाता है काफ़ी, तो इसमें आप इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसके माइंड मैप्स बनाएं, उसके मैप्स ड्रॉ करें, उनको लेबल करें, इस तरह फिर आप जाके उसको इंटरेस्टिंग अपने हिसाब से बना सकते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी आपने एक बड़ी मज़े की बात की कि मुझे उसमें जवाब उसका मिला कि सर ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है, आपने लोगों को आउटडू करना है, मतलब 15,000 20,000 लोग अगर उसमें कम्पीट कर रहे हैं तो डोंट टेक इट ईजी, आपको ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जो फोर्थ मेजर रीज़न है ना स्टूडेंट्स के फेलियर की, वो मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके बहुत सारे कोलीग्स आप देखते होंगे कि दे गेट अ गुड स्कोर, लेकिन मतलब वो 700+ स्कोर लेते हैं लेकिन एलोकेशन नहीं हो पाती। ये PMS के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 720 740 तक भी स्कोर आ रहा होता है, बट दे आर अनएलोकेटेड, वो एलोकेट नहीं हो पाते। तो क्या CSS में हालांकि 700+ बहुत अच्छा स्कोर समझा जाता है, PMS में फिर क्या किया जाए? सब्जेक्ट स्कीम कोई या तो हमें आप अच्छी बताएं या कोई हमें टिप्स बताएं कि किस तरह से आप स्कोर बहुत अच्छा अचीव करें इसमें डेफिनेटली जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन है इट डू मैटर्स, ठीक है। अब अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन आप अपने बैकग्राउंड या इंटरेस्ट के बेस पे कर चुके हैं या कर ली है आपने, तो उसकी दूसरी जो चीज़ है वो है कि आप सिलेबस और पास्ट पेपर्स का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए अपनी एक स्ट्रेटजी डिवाइस करें। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने एक लोकल जो मार्केट की बुक खरीदी और उस पूरी बुक को पढ़ देते हैं, सिलेबस खोल कर देखते ही नहीं हैं और उस सिलेबस को क्वेश्चन पेपर के साथ मैच ही नहीं करते।
मतलब अगर पिछले साल में कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, तो आपको उस तरह की भी तैयारी करनी चाहिए कि आपका आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन भी कोई आ सकता है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। आ बिल्कुल। सकता। मैं जर्नलिज्म की मिसाल देना चाहूँगा कि 2014 वाला जो PMS था, उसमें एक ऐसा सवाल उन्होंने जर्नलिज्म में दिया था कि CNN और BBC के दरमियान क्या फ़र्क है। ओके। तो ये कहीं किसी भी सिलेबस में नहीं था। नहीं है, लेकिन ये दो बेस्ट कह लें कि वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जर्नलिज्म रिलेटेड, न्यूज़ एजेंसीज हैं और न्यूज़ चैनल्स भी हैं उनके। तो ये जाहिर है जब आप चैनल्स देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो फिर आपको जो है ना इस बात दूसरा का कि अंदाजा हो BBC UK ओन्ड है, CNN अमेरिकन ओन्ड है, उसका पर्सपेक्टिव दोनों का डिफरेंट जी, है। एक कारपोरेट है और एक जो है ना वो फिलंथ्रोपिस्ट है। क्योंकि BBC अदर दैन दैट न्यूज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में है, वो इंग्लिश की लर्निंग में और फिलंथ्रोपिस्ट जिस तरह आपने बताया उन चीज़ों में भी एक्टिव में है। जो इसमें फिर दूसरी जो बात मैटर करती है वो है आपकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, वेरी गुड। CSS में स्पीडी अगर आप नहीं लिखते, आपका आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका जो नॉलेज है वो रिच है, आप स्पीड से नहीं भी लिख रहे, आप लिमिटेड वर्ड्स में, लिमिटेड उसमें पेजेस में अपने क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। PMS में इस तरह नहीं है। PMS में आपने जितनी ज़्यादा उस चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर होते हैं, उसमें आप कह रहे हैं लेंथ भी मैटर करती है। लेंथ मैटर करती है और एनालिटिकल अप्रोच इसमें कम मांगी जाती है। ओके। इसमें जो है ना आपको डिस्क्राइब करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर 19th अमेंडमेंट पे या 18th अमेंडमेंट पे सवाल आ जाता है, तो आपने उस अमेंडमेंट के जो की फीचर्स हैं वो सारे नरेट करने हैं। ठीक है। उसमें आपने कोई मतलब इस तरह का एनालिटिकल अप्रोच नहीं देनी, आपने वो चीज़ें नरेट करनी है। और नरेशन में ये होता है कि बाज़ दफ़ा गलतियों का जो है ना वो चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है और आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसमें मैं जो उसको कंक्लूड करना चाहूँगा इस तरह से है कि एक तो आपका जो कंटेंट है उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। एग्जैक्टली। लाइक आप लोकल मार्केट की एक ही किताब पकड़ के जिससे सारे पढ़ के पेपर तैयार कर रहे हैं उससे ना करें, आप थोड़ा सा रीडिंग अपनी वास्ट करें। जी। सेकंड, आपका प्रेजेंटेशन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपका स्कोर ऑब्वियसली इसमें अच्छा आएगा। थर्ड, आप इसमें ये करें कि आप का जो राइटअप है वो बहुत थोड़ा ना लिखें। लाइक आप कहें लॉजिकल तो होना चाहिए, एनालिटिकल भी उसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें एग्जामिनर जो है वो उसकी लेंथ को भी देख रहा है कि आप कितने का सफ़े इसके ऊपर या कितना का मटेरियल उनको आप दे रहे हैं, वो आपका डिपेंड करेगा राइटिंग प्रैक्टिस पे। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पहले है तो आप अच्छा लिखेंगे, अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, ये तो 4 मेजर रीजंस हैं जो हर बंदे को पता है। 5वीं रीज़न पे हो सकते हैं आप मेरे से इख्तिलाफ करें या हो सकता है पता नहीं आप एग्री करें कि ना करें, पर मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट जो है वो PMS को ना थोड़ा अभी भी अंडररेट करते हैं। PMS है यार, पंजाब का कोई नहीं, CSS की तैयारी की है तो ये भी हो जाएगा जी। मतलब वो फर्स्ट किया, मतलब मैं समझता हूँ कि PMS का उर्दू का जो सब्जेक्ट है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब PMS का स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं यार उर्दू है ना, अपनी कौमी ज़बान है, क्या मसला है यार, इस पर मतलब क्या ट्यूशन लेने की ज़रूरत है या क्या किताब पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर प्रॉपर जिस तरह CSS को एज ए प्रोजेक्ट लेके लोग तैयारी करते हैं, PMS को एज ए प्रोजेक्ट लेके लोग तैयारी नहीं करते। CSS की तैयारी के साथ ही कहते हैं बस PMS में भी बैठ जाएंगे, 1-2 महीने थोड़ी तैयारी कर ली। फॉर मी दिस इज़ द 5th मेजर रीज़न ऑफ द फेलर ऑफ द स्टूडेंट्स। आप इस पे एग्री करेंगे या आपके ख्याल में कोई और इसकी वजह है? मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा कि टेकिंग समथिंग ईजी इज़ टू मेक इट समथिंग डिफ़िकल्ट। ओके, गुड, सही। व्हेन यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू फेल। यस, ठीक है। कि अगर आप उसको उसी तरह उसी पैटर्न पर तैयारी नहीं कर रहे जिस तरह आप ऑर्गेनाइज्ड CSS की तैयारी करते हैं और इसको उस लेवल तक नहीं लेके जाते, जैसे कुछ बच्चों का ये ख्याल होता है कि हम घर बैठे इसको तैयार कर लेंगे। सही है। ये तो वही BA वाले सब्जेक्ट हैं जो हम BA में पढ़ कर आए हैं। ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट स्कीम भी डिफरेंट है ना CSS और PMS की। तो PMS में ज़्यादातर वो सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर ऑफर किए जाते हैं, लोकल यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। सही है। तो बच्चे ये परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं कि जी हम क्योंकि BA में पढ़ के आए या BS में पढ़ कर आए हैं तो ये हम कर लेंगे। लेकिन इसमें अप्रोच ये होती है कि जब आप एक ही किताब या 2 किताबों को फॉलो करें और वो भी लोकल हैं, तो उसके लिए आपका एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट बन जाता है। इसको ये है कि आप इस एंगल से लें कि इसको एक बतौर कम्पेटिटिव एग्ज़ाम लें और
सबसे बड़ी वजह यह है कि CSS में चारों सूबे और compete कर रहे जो 2 टेरिटरीज हैं वो कम्पीट कर रही होती हैं, जबकि आपके PMS में पूरा पंजाब कम्पीट कर रहा होता है, और पंजाब का जो एक रेशियो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसको बहुत ज़्यादा आसान नहीं लेना चाहिए PMS को, मतलब इसको पंजाब के लेवल पर एक कंपैरेटिव एग्ज़ाम के तौर पर इसको लेना चाहिए, और इसमें उतनी ही तैयारी और उतनी ही एफर्ट करनी चाहिए जितनी कि CSS में की जाती है। चलें, दैट्स लवली। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आया जो आपने अभी डिस्कशन की उसी में से, क्योंकि आप बार बार एक जिक्र कर रहे हैं मार्केट, लोकल मार्केट की बुक्स। दो आई माई सेल्फ एम आथर, तो आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं खुद भी अगर स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ सिर्फ यार मेरी किताब पे आप रिलाई ना करें। इफ़ यू वांट टू गेट गुड स्कोर तो आप अपने टेक्स्ट के अंदर डाइवर्सिटी लेके आएँ। मैं इस चीज़ पे तो 100% एग्री करता हूँ, लेकिन फिर आप स्टूडेंट्स कितना का पढ़ें भाई? मतलब आप कह रहे हैं कि मार्केट की 1-2 किताबों के अलावा भी, एक तो पहले कितना का पढ़ें और कहाँ से पढ़ें? जी, इसमें एक तो मैं बात कर रहा हूँ कि लोकल जो राइटअप है हमारा, जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो तो आपको फाउंडेशन दे देती हैं। ठीक हो गया, कि एक फाउंडेशन आपको मिल गई है कि आपने अपना एक सब्जेक्ट के मुतालिक परसेप्शन बना ली है, अपनी फाउंडेशन सेट कर ली है। ठीक है। उसके ऊपर अगर आप उस सब्जेक्ट पे या उस टॉपिक पे रिसर्च नहीं कर रहे, रिसर्च इन द सेंस कि आप लाइब्रेरी नहीं जा रहे, ओके, या आप कोई फॉरेन ऑथर की बुक कंसल्ट नहीं कर रहे, मतलब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अब अगर आप गुड गवर्नेंस का ऐसे तैयार कर रहे हैं तो आप गुड गवर्नेंस पे 3 किताबें पढ़ें। ठीक हो गया। मतलब ये है कि आप किसी फॉरेन जर्नल में कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, कोई रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, ये नेट पे भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं, आपको लाइब्रेरी से भी अवेलेबल हो सकते हैं, या आपके पास कोई बुक अवेलेबल है जिसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, कोई फॉरेन ऑथर ने उसके अपने ऊपर ओपिनियन दिया। इसमें यह है कि आप लोकल जब आप पढ़ते हैं और एक फॉरेन ऑथर को पढ़ते हैं तो आपकी अपनी एक ओपिनियन डेवलप हो जाती है। जब लोकल को पढ़ते हैं तो वही फिर हमारी लोकलाइज्ड ही अप्रोच होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप फॉरेन और लोकल ऑथर को मिलाकर पढ़ें, उसमें अपनी एक ओपिनियन जनरेट करें जो कि एक क्रिएटिविटी हो आपकी, आप एक डिफरेंट अप्रोच हो, तो ये इससे स्कोर भी बढ़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन भी बढ़ेगी और आप दूसरों से अपने उस राइटअप को डिफरेंशिएट भी कर सकेंगे। चलिए, दैट्स ब्यूटीफुल। चले जी, मेरी तरफ से, CSS क्लब की तरफ से और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आज सारा दिन हम इकट्ठे रहे हैं। इट वाज ग्रेट ऑफ यू। पार्टिंग थाट हमारी तरफ से जनाब यही, अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको जनाब और बुलंदियाँ दे। थैंक यू।